Morning student, welcome back to our YouTube channel Utkrishт Classes. Imagine if 99% of an atom is just empty space. Sound crazy, right? यही प्रूव किया था रदरफोर्ड ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट से। आज हम वही एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनकी खूबियां, कमियां और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम लोग मॉडल के सेटअप को देख लेते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया। अल्फा पार्टिकल जिसको हम लोग डबली चार्ज हीलियम एटम भी बोलेंगे, मतलब हीलियम एटम जिसपे 2 पॉजिटिव का चार्ज होगा। और एक क्या लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल लिया है। गोल्ड फॉइल कैसे लिए, बिल्कुल थिन। अब क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि रदरफोर्ड को एक भारी एटम चाहिए था, भारी न्यूक्लियस का एटम चाहिए था। उस समय सबसे बढ़िया और भारी जो अनरिएक्टिव हो वो गोल्ड ही अवेलेबल था। तो क्या लिया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल का सोर्स। अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज हीलियम, और थिन गोल्ड फॉइल लिया है एज अ हैवी न्यूक्लियस। इसी गोल्ड फॉइल को हमने जूम करके यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। स्लोली स्लोली हम लोग एनर्जी को वेरी करेंगे और उससे क्या फर्क पड़ता है ये भी हम लोग नोटिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो हम अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग गोल्ड फॉइल पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो सीधे ही बिना डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं। और जैसे ही मैं इनकी एनर्जी बढ़ा देता हूं तो आप देख सकते हैं उनका डिफ्लेक्शन और भी कम हो गया है। और ज्यादा एनर्जी कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन का रेट बहुत ही कम हो जा रहा है। अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट क्यों चले जा रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि पूरा एटम क्या है, खाली है और बहुत कम मास उसका कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, जहां से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मैं इसका गोल्ड फॉइल की जगह कोई और हैवी मास का प्रोटॉन ले लेता हूं तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं प्रोटॉन का मास कम कर देता हूं तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन का मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा। नाउ लेट्स रीड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने चारों तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल नेकेड आई से तो विजिबल होंगे नहीं, इसी वजह से जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते कि अल्फा पार्टिकल जब भी स्ट्राइक करते थे तो वहां पे ग्लो आता था। इसी स्क्रीन की वजह से हमको पता चल रहा है कि काफी ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं और कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं मोर देन 90 डिग्री एंगल पे। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुई, तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि आधे से ज्यादा पार्टिकल्स कैसे पास कर रहे थे, स्ट्रेट पास कर जा रहे थे गोल्ड फॉइल से। एंड सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ही कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, और कुछ हम लोग देख पा रहे थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहे थे। एंड वेरी few अल्फा पार्टिकल एक्चुअली बाउंस बैक मोर देन 180 डिग्री। मोर देन 180 डिग्री पे बिल्कुल कम, मतलब 1 लाख मीन्स 1 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी ऑब्जर्व करते हो कि आधे से ज्यादा स्ट्रेट पास कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं, एंड सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, and very few particles deflected by large angle, and very few bounced back from the foil. Let's move to the Rutherford conclusion. Atom has a tiny dense positive charge nucleus. तो जैसे हम लोग देख सकते थे कि बिल्कुल कम डिफ्लेक्शन हो रहा, तो इससे पता चला कि एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल छोटा होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा। द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और फिर रदरफोर्ड ने कंक्लूजन में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। थर्ड पॉइंट क्या है,
मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, आधे से ज्यादा पूरा एटम क्या होगा, खाली होगा। सिंस मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गॉइल फोल्ड। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो इससे हमको पता चला कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, एट अप्रॉक्स 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है एटम से। 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन एटम, because very few alpha particles were deflected, showing that the nucleus is very small. And last point, the atom is electrically neutral. The positive charge of the nucleus is balanced by the negative charge of the electron. जितना positive charge होगा उतना ही negative charge होगा, तो total overall atom is neutral. Overall atom is neutral. So in short, Rutherford model tells us that the atom has a small dense positive charged nucleus at the center. Electrons revolve around it, and the most of the space in an atom is empty. Nucleus is very small compared to atom, and nucleus is positive charged. Electron revolve around the nucleus. यही सब रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है, जैसे ये सपोज अल्फा पार्टिकल और ये एटम का न्यूक्लियस, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी लो होती है शुरुआत में, और काइनेटिक एनर्जी काफी हाई, और स्लोली स्लोली काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाई होती जाती है। एक समय आता है काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो सपोज इस पोजीशन पर आकर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब जो ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, जो ये डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Distance of closest approach, the minimum distance between an alpha particle and the nucleus. The minimum distance between the alpha particle and the nucleus where the alpha particle momentarily stops. बिल्कुल एक मोमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब इसके बाद वापस से वो बाउंस बैक हो जाता है पीछे की तरफ। तो जो डिस्टेंस जहां पे बिल्कुल ही जीरो हो गई थी काइनेटिक एनर्जी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता करना पड़ता है कि अल्फा का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो उसमें एक फैक्टर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी है। स्मॉलर डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच छोटा होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा। वो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो डिफ्लेक्शन जो होगा बिल्कुल नेग्लिजिबल या स्मॉलर होगा। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर एट विच डिफ्लेक्शन डिपेंड्स। तो सबसे पहला है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमने देखा था कि जितना ज्यादा हम लोग चार्ज बढ़ा दे रहे थे प्रोटॉन का, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही थी। तो सबसे पहले है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे। सेकंड फैक्टर हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम डिफ्लेक्शन, और जितना कम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा उतना ज्यादा ही डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है कि स्पीड ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। सपोज टिश्यू पेपर है, अगर आप इसको बिल्कुल हल्के से प्रेस करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कुछ हार्म नहीं होने वाला, बिल्कुल भी फटने वाला नहीं है। पर अगर आप इसको थोड़ा दूर से बहुत तेज पत्थर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बहुत तेज कर दें तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें। तो अगर हम लोग स्लो स्लो इसको मूव करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो तीसरा क्या हो गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है अल्फा पार्टिकल की तो डिफ्लेक्शन बिल्कुल कम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ग्रेटर द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर इज द डिफ्लेक्शन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर हम लोग ज्यादा लेते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल का अगर मास ज्यादा लिया है तो डिफ्लेक्शन हमको कम देखने के लिए मिलेगा। अब इस चीज से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अगर प्रोटॉन का मास हम लोग ज्यादा ले रहे थे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था, अगर अल्फा पार्टिकल का मास हम लोग ज्यादा ले लेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। लास्ट पॉइंट है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब एंगल ऑफ स्कैटरिंग मीन्स क्या है कि हमने देखा था कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब 0 डिग्री की डिफ्लेक्शन पे पास कर जा रहे थे। और अगर हमने
10 डिग्री का ले लिया, मतलब अगर एंगल बढ़ाया तो अल्फा पार्टिकल्स की संख्या कम हो गई थी। सपोज हो गई थी 20 अल्फा पार्टिकल। अगर हम लोग 90 डिग्री पे देखेंगे तो 10 मोर देन 90, तो 8, एंड अप्रॉक्स 180 डिग्री पे तो वेरी लेस 1 एंड 2 अल्फा पार्टिकल। तो जितना ज्यादा मैं एंगल करते जा रहा हूं, एंगल जितना ज्यादा बढ़ाते जा रहा हूं, उतने कम अल्फा पार्टिकल मुझको ऑब्जर्व होंगे एज अ रिफ्लेक्टेड। तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीजेस। इस वीडियो में हमने 5 मिनट में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सीखा, उनके ऑब्जर्वेशन और अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो सीखा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाउट हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।